Hello children, myself Mamta वर्मा फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव रिलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। हमने पिछली क्लास में फोर्स कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम उसका रिलेशन जो है बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ देखेंगे। ठीक है, आप देखते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी ऑफ बॉन्ड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन एवोगेड्रो नंबर और 1 मोल of bond of the substance under consideration in gaseous state। क्या होता है गैसियस स्टेट में? मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जिसका जो वेट जिसका मोल लेते हैं 1 मोल। ठीक है, वो जो है 1 मोल का सब्सटेंस होता है गैसियस स्टेट में। उसके बीच जो सब्सटेंस है उसके बीच बॉन्ड रहता है। ठीक है, अब सब्सटेंस एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को क्या बोला जाता है? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बंद ऊर्जा बोलते हैं जिसको हिंदी में, बंद ऊर्जा। कोई भी सब्सटेंस है उसमें बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी खर्च होती है, जितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, जितनी एनर्जी नीडेड है, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है? बॉन्ड एनर्जी। द एनर्जी ऑफ बॉन्ड गिव्स एन आइडिया ऑफ इट्स स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। अब ये जो बॉन्ड एनर्जी है वो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। ये दो फैक्टर्स हैं, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी। अगर more energy of the bond indicates more stability and less reactiveness of the molecule or the compound, that is it is difficult to break the bond। इसका मतलब ये है कि अगर बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर जो बॉन्ड एनर्जी है, जो सब्सटेंस लिए हुए हैं, कंपाउंड लिए हुए हैं, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो क्या बोल सकते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी इज मोर देन स्टेबिलिटी आल्सो मोर, है ना। अब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसका जो रिएक्टिविटी है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है कि अगर स्टेबिलिटी मोर है तो रिएक्टिविटी लेस होगी। अब रिएक्टिविटी लेस है और स्टेबिलिटी मोर है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी नीडेड होगी। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं N2, है ना। नाइट्रोजन जो है ट्राईवैलेंट होता है, उस नाइट्रोजन जो एटम है उसके बीच 3 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ट्राईवैलेंट होता है। अब ये जो है इसका जो बॉन्ड है ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड हो जाता है। ट्रिपली बॉन्डेड रहते हैं जो एटम या मॉलिक्यूल, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती हैं। ठीक है, अब O2 है ना, O2 के बीच क्या होता है, जो O एटम है दोनों के बीच डबल बॉन्ड रहता है, तो ये भी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तुलना में, है ना, उसके कंपैरिजन में स्टेबल होते हैं। और जो ट्रिपली बॉन्डेड रहते हैं वो उसके कंपैरिजन में और ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये ऐसे जो बॉन्ड होते हैं इनको क्या करते हैं, ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहते हैं और बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अगर स्टेबिलिटी मोर है तो रिएक्टिविटी जो है इसकी लेस होगी। तो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि N ट्रिपल बॉन्ड N को ब्रेक करने में जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी और डबल बॉन्ड O की तुलना में। इसकी जो N ट्रिपल बॉन्ड N की जो एनर्जी है वो 945 है, 945 किलो जूल मोल यूनिवर्स है। और O डबल बॉन्ड O की जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, वो 495 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, इससे पता चल गया हमको। अब देखते हैं, अब हम फोर्स कांस्टेंट है उसके टर्म में देखेंगे कि इसको कैसे बोल सकते हैं और इसका रिलेशन क्या है, क्योंकि पहले ही हम
डिस्कस यही करने वाले थे कि जो फोर्स कांस्टेंट है उसका रिलेशन बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड एनर्जी, जो एटम की बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड एनर्जी, उससे देखेंगे। ठीक है, तो अब फोर्स कांस्टेंट इज एसोसिएटेड विथ एनर्जी वैलेंसी बॉन्ड। जो फोर्स कांस्टेंट है वो वैलेंस बॉन्ड है ना, वैलेंस बॉन्ड के साथ जो है एसोसिएट होते हैं। फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इट रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉन्ड टू स्ट्रेचिंग एंड एवरी बॉन्ड एंगल। मतलब जो फोर्स कांस्टेंट है उसको कैसे लिखा जा सकता है, F इक्वल्स टू K/X। यहाँ पर F इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू K/X। मतलब जो X है, X फोर्स कांस्टेंट हो गया और K जो है एक कांस्टेंट है और ये X जो है डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट हो गया इसका। अब देखते हैं कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ना कि फोर्स कांस्टेंट के साथ इसका जो रिलेशनशिप है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो रिलेशनशिप है वो कैसे होगा। अब जो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट जो है यहाँ पर एग्जांपल एन ट्रिपल बॉन्ड एन मॉलिक्यूल हैज हायर वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट इक्वल्स टू 2240 एन मीटर इनवर्स है एंड कंपेयर टू O double bond O molecule which has much lower value of force constant equals to 1140 एन एम इनवर्स। मतलब कि जब फोर्स कांस्टेंट जो है हाई होगा, कब हाई होगा, जब जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी हाई होगा तभी फोर्स कांस्टेंट हाई होगा। दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एंड ट्रिपल बॉन्ड एन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका फोर्स कांस्टेंट भी बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर बताया गया है कि जो एन ट्रिपल बॉन्ड एन है उसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो 2000 है और जो ओ डबल बॉन्ड ओ है ना, उससे कम स्ट्रेंथ वाला है, इसका फोर्स कांस्टेंट जो है उससे कम होगा, है ना। तो इसका जो फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1000 है। यहाँ अच्छे से पता चल रहा है। ठीक है, दिस इज कंसिस्टेंट विथ द फैक्ट दैट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन इज मच हायर देन दैट ऑफ ओ डबल बॉन्ड ओ मॉलिक्यूल। ठीक है, हमने पहले इसके बारे में चर्चा की थी कि यहाँ पर जो एन ट्रिपल बॉन्ड एन है उसकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है, लगभग कितने के बराबर, 945 945 किलो जूल मोल के बराबर होता है। और ओ डबल बॉन्ड ओ का जो बॉन्ड एनर्जी उससे कम होगा, 495 के बराबर। हाँ, हैंस मॉलिक्यूल एन ट्रिपल बॉन्ड एन इज मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव देन ओ डबल बॉन्ड ओ मॉलिक्यूल, है ना। जो मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होगा वही मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव, ठीक है, देन ओ डबल बॉन्ड ओ मॉलिक्यूल। जो ओ डबल बॉन्ड ओ मॉलिक्यूल है उसकी तुलना में लेस रिएक्टिव होगा। अब देखते हैं ये डिफरेंट जो मॉलिक्यूल हैं उनका फोर्स कांस्टेंट क्या है। ठीक है, एक टेबल है उसको देखते हैं। फोर्स कांस्टेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड इन डाइन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब बॉन्ड है कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसका जो फोर्स कांस्टेंट है 4.6 इंटू 10⁵ है। अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसका जो फोर्स कांस्टेंट 9.5 है। जैसे जैसे जो बॉन्ड बढ़ता जाएगा वो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उसका बढ़ते जाएगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ते जाएगा और वैसे ही फोर्स कांस्टेंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि
जो फोर्स कांस्टेंट है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका जो फोर्स कांस्टेंट है 13.8 हो गया, यहाँ पर देखो और बढ़ गया। अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है सिंगली बॉन्डेड है वो 4.9 है, डबली बॉन्डेड है तो 12.3 है, और ट्रिपली बॉन्डेड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच तो 18.6 है। जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फोर्स कांस्टेंट बढ़ते जाएगा। नाइट्रोजन के साथ देखते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच सिंगली बॉन्डेड है 4.8 इंटू 10⁵ सबके साथ 10⁵ लगते जाएगा। ठीक है, इंटू में सबके साथ 10⁵ है। अब सिंगली बॉन्डेड हो गया, डबली बॉन्डेड कार्बन नाइट्रोजन के भी डबली बॉन्डेड है तो 12.1 फोर्स कांस्टेंट होगा, है ना, और ट्रिपली बॉन्डेड है तो 17.5। इस तरह हो गया फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन। इसे हम ये कंक्लूजन में पहुँचते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स कांस्टेंट भी बढ़ता जाएगा, और वो जो मॉलिक्यूल है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा और लेस रिएक्टिव होगा। अब देखते हैं सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशन ट्रांजिशन। वाइब्रेशन ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल, अब ये इसमें होता ये है कि हमने डिफरेंट एनर्जी लेवल मतलब एनर्जी लेवल्स के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम कर्व देखे थे पिछली क्लास में। जो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग स्टेट पर क्या था, कर्व था, है ना। अब ये जो एनर्जी लेवल्स हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसके लिए बहुत सारे एनर्जी लेवल्स रहते हैं। कितने भी एनर्जी लेवल्स के लिए उसका डायग्राम निकाला जा सकता है, लेकिन इनमें से कौन सा जो एनर्जी लेवल है वो अलाउड होगा, कौन सा फॉरबिडन होगा किसी मॉलिक्यूल के लिए, ये कौन डिसाइड करता है, सिलेक्शन रूल। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन EV अपॉन HC इक्वल्स टू न्यू बार V इक्वल्स टू V प्लस 1/2 ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स है। Vibrational quantum number V for a simple harmonic oscillator can be infinite number of values ranging from 0 to infinite। जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके लिए जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है वो 0 to इन्फिनाइट हो सकता है। ठीक है, अब 0 to इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स आर पॉसिबल फॉर लीनियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। जो लीनियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल रहते हैं उसके लिए 0 to इन्फिनाइट वाइब्रेशनल लेवल पॉसिबल है, बट ऑल दिस एनर्जी लेवल्स ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल आर नॉट अलाउड। मैंने बताया ना कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, किसी भी एनर्जी लेवल्स पर उसका जो है वहाँ पर स्टेट निकाला जा सकता है। तो ये जो सारे एनर्जी लेवल्स हैं वो अलाउड हो, ये पॉसिबल नहीं है। इन्फिनाइट एनर्जी लेवल पॉसिबल है, लेकिन सारे जो एनर्जी लेवल्स हैं वो अलाउड होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। परमिटेड एनर्जी लेवल आर गिवन बाय सिलेक्शन रूल बिटवीन विच ट्रांजिशन कैन अकर। ये जो एनर्जी लेवल कब अलाउड होगा कब फॉरबिडन होगा ये कौन डिसाइड करेगा, सिलेक्शन रूल। द एप्लीकेबल ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लीड्स टू द सिंपल सिलेक्शन रूल फॉर अ हार्मोनिक ऑसिलेटर अंडरगोइंग वाइब्रेशनल चेंजेस एज गिवन बाय डेल V इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ये है सिलेक्शन रूल डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए सिलेक्शन रूल। अगर जो ट्रांजिशन है +1 से -1, जो +-1 है, जैसे कि ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ठीक है, उसके बाद ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट।
अब देखते हैं कि जो सिलेक्शन रूल है वो +-1 है। तो ये जो है ग्राउंड स्टेट से अगर 1 गया तो ये +1 हुआ, ये वाला ट्रांजिशन अलाउड होगा। ठीक है, अगर ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट जाएगा तो वो ट्रांजिशन जो है अलाउड नहीं होगा। अगर क्या होगा, सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है मतलब -1 होगा तो ये ट्रांजिशन अलाउड होगा। लेकिन सेकंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये ट्रांजिशन जो है अलाउड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल। ठीक है, अब देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम कैसे डिसाइड किया जाता है? जो स्पेक्ट्रम है ना, जो वाइब्रेशनल चेंजेस होते हैं मॉलिक्यूल्स में, उसके थ्रू जो स्पेक्ट्रम मिलता है, उस स्पेक्ट्रम की इंटेंसिटी क्या होगी, तीव्रता क्या होगी, वही यहाँ पे देखना है। इफ द वाइब्रेशन ऑफ एटम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल आर रैपिड, the absorption of IR radiation is intense and consequently the IR spectrum will have a band of high intensity। इसका मतलब ये है कि अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन जो है रैपिड होता है, बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगता है, जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगता है, तो वो जो है IR रेडिएशन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करने से जो बैंड मिलेगा, ठीक है, जो IR स्पेक्ट्रम मिलेगा या बैंड मिलेगा, वो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का होगा। ठीक है, क्योंकि जो वाइब्रेशन है बहुत ही ज़्यादा रैपिड हो रहा है। और दूसरे शब्दों में अगर बोल सकते हैं, ऑन दी अदर हैंड, अगर रेट ऑफ वाइब्रेशन जो है चार्ज एटम या फिर मॉलिक्यूल है अगर हाई है ना, रेट ऑफ वाइब्रेशन हाई है, तो जो बैंड मिलेगा, जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो हाई इंटेंसिटी का मिलेगा। और अगर जो रेट ऑफ वाइब्रेशन कम है, लो है, तो जो वाइब्रेशन जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो लो इंटेंसिटी का मिलेगा। यही है इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम। ओके, थैंक यू।